इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, मोलरिटी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब सॉल्वेंट हम लोग जो कुछ भी लेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन नहीं, हमें सोल्यूशन नीचे रह रहा था ना, यहाँ पर फर्स्ट टाइम सॉल्वेंट सिर्फ लिया है। सॉल्वेंट का हम लोग का मास लेना है और सॉल्यूट का क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। इट रिप्रेजेंट मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है वो उसका मोलालिटी कहलाएगा। उसमें लीटर में था और सॉल्यूशन का नीचे लिया हुआ था। देखो ये है तुम्हारा मोलालिटी और एक मोलरिटी। मोलरिटी में हम लोग क्या ले रहे थे, वॉल्यूम ले रहे थे ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दो चीज का डिफरेंस आ जा रहा है, यहाँ पर तो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें क्या है सॉल्वेंट है, यहाँ पर इन लीटर है, वहां पर क्या है इन केजी वेट ले रहे हैं। यहाँ पर मोलालिटी का क्वेश्चन देखो, तो इसको सॉल्व करके इतना ग्राम में पोटेशियम क्लोराइड, अब पोटेशियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट हम लोग को चाहिए होगा ना। पोटेशियम क्लोराइड वाज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का वेट कितना दे दिया है, 100 ग्राम दे दिया है, तो 100 ग्राम की तो केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मोलालिटी देख लो, कैलकुलेट करें कितना आ रहा है। ये 7 पॉइंट कितना है, पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे ना, कितना हो जाएगा केसीएल का मोलिकुलर वेट 7.45 डिवाइडेड बाई केसीएल का एक बार देख लो तो पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ केसीएल 39 प्लस 35.5। 39 है तुम्हारा पोटेशियम का और क्लोरीन का है 35.5, दोनों ऐड करें कितना हो जा रहा है 74.5 ना। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको कर लेते हैं 74.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। अरे 74.5 एक कैंसिल तो 0.1 आ गया ना नंबर ऑफ मोल। अब हम लोग कर लेना है सिंपल 0.1 बटा नंबर ऑफ मोल बटा वेट ना। वेट कितना दे रखा है 0.1 ही दे रखा है ना, 0.1 कितना आ गया 1। द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर केजी है ना। ऊपर वाला की यूनिट मोल है और नीचे वाला का केजी, तो 1 मोल पर केजी, ये इसका मोलालिटी आ गया। वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है ना, नीचे में वाटर का वेट लेना है और केसीएल का नंबर ऑफ मोल लेना है। मोलारिटी में क्या था, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम था लीटर में और ऊपर में लीटर में था, उल्टा है याद रखना। मोलालिटी लीटर टाइप का लग रहा है पर यहाँ पर लीटर नहीं लेना है, यहाँ पर केजी लेना है। उसके बाद एक और है नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, नॉर्मलिटी हो जाएगा वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना है। इसको हम लोग निकालेंगे, ए वाला में प्रॉब्लम है, ये ठीक है, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू यहाँ पर ऐसे लिखेंगे W/E। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट तो हम लोग निकाल ही लेंगे, या क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर याद करके हम लोग को निकालना होगा, जैसे भी केसीएल का हम लोग लिए थे मोलिकुलर वेट। और नीचे में वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर सबका अलग अलग होता है। जैसे हम लोग अगर बात करें NaCl का, तो NaCl किस तरह से ब्रेक होता है, Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होता है, यही इसका वैलेंसी हो जाएगा। इसी से डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, +1 या फिर 2 भी हो सकता है कोई कोई केस में। Na2CO3 एक ऐसे ब्रेक होता है Na2 प्लस और CO3 2 माइनस, तो यहाँ पर कितना से डिवाइड करना पड़ेगा Na2CO3 सोडियम का 2 एटम है और CO3 का 1, एक्चुअली CO3 का 1, CO3 एक साथ कंबाइंड है, CO3 कंबाइंड है दोनों। अब CO3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये क्या करता है 2 सोडियम को अपनी तरफ खींचता है और दोनों सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पर 2 सोडियम जाता है अपना इलेक्ट्रॉन दे करके और इसका जो जरूरत है ना उसको पूरा करता है। तो इसलिए सोडियम पर 2 प्लस, क्योंकि 2 सोडियम है, और CO3 पर 2 माइनस था, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी था, तो इसलिए 2 था, यानी एक का वैलेंसी 2।
दिया हुआ है इसका वैलेंसी फैक्टर, हाँ। हमको गिवन है ना, इसमें मोलिकुलर वेट दिया रहेगा, वैलेंसी फैक्टर खुद से पता करना होगा। और कंपाउंड देख के जनरली पता चल ही जाता है कितना आइटम उसके साथ कंबाइंड है। आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पर पता चल जाएगा। मोलिकुलर वेट तो या तो दिया रहेगा या फिर याद करके फिर रखना होगा। 40 तक तो बोले थे कि याद करके ही रख लेना चाहिए। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन करके किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो तो यहाँ पर कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट। देखो तो यहाँ पर कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ इतना ग्राम दिया है उसका सोडियम कार्बोनेट। इट मिक्सेस इन 250 ml, 250 ml में मिक्स हो रहा है। वेट बट हाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर देखो सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकालना होगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ऊपर में, यहाँ पर ऊपर में सॉल्यूट और नीचे है क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टोटल फार्मूला किस तरह से हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का ही हम लोग निकालेंगे। ए निकालना ही मुश्किल है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि इसी का फार्मूला ए वाला है ना। वो निकलेगा तब इक्विवेलेंट। ये तो गिवन रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग क्या रहेगा? गिवन रहेगा। ये हम लोग क्या लेना है? लीटर में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट ना, इक्विवेलेंट वेट फिर कैसे निकलेगा? इनटू कर दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट के लिए मोलिकुलर वेट बटा जेड, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सेम क्वेश्चन है ना, क्वालिटी का है। देखो हम बता रहे हैं, एक मिनट। तो ये तुम्हारा टोटल जो फॉर्मूला हो रहा है ना, W इंटू जेड डिवाइडेड बाई एम हो गया ना, मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। ये आ रहा है टोटल ओवरऑल फार्मूला। हम लोग क्या करेंगे ना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबसे पहले निकाल लेंगे। अगर इतना ये सब याद नहीं रखना है ना, तो चुपचाप जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, जो कि गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट होगा, गिवन वेट बटा गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इसको तो हम लोग 250 को तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, और इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। जो तुम्हारा सॉल्यूट दिया हुआ है ना, क्या दिया है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। वेट इसका कितना दिया हुआ है? 0.324 ना, 321, 0.328 इतना वेट हो गया। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी। अब हम लोग को चाहिए सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट। सोडियम कार्बोनेट का कितना होता है? 2CO3, कितना हो जाएगा? 105 के आसपास। देखो तो हाँ, मोलिकुलर वेट देखो Na2CO3 का, नहीं सोडियम कार्बोनेट 105 है ना। तो 105 बटा 2 कर लेंगे इस केस में हम लोग। तो ये आ गया टोटल 0.321 डिवाइडेड बाई 105 बटा 2 कितना आ जाएगा? 57, 55, 57.5 ना। इसको डिवाइड कर लो तो कितना आ रहा है? 0.00558 इतना लेकर के चलते हैं। तो ये हम लोग को क्या निकल गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का इतना सारा तरीका। आओ थोड़ा देर में आओ, 20 मिनट बाद आना। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इतना बटा हम लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था? 250 ml है ना। 250 बटा कितना करना होगा? 1000। 250 बटा 1000, तो 1/4, मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.00558 में कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 से। देखो तो कितना आ रहा है? 0.232। ये हो जाएगा इसका नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। उसके लिए फार्मूला वेट बटा इक्विवेलेंट वेट।
फिर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला m बटा z, मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी। 3 स्टेप लगभग हो जा रहा है ना, नहीं तो फिर डायरेक्ट फार्मूला से निकालेंगे तो ये वाला लिखेंगे। तभी तो सर वेट तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। वेट तो गिवन रहेगा ना सॉल्यूट का, मोलिकुलर वेट तो पता करना पड़ेगा, जेड पता करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर वॉल्यूम ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक डिल्यूशन लॉ दिया हुआ है। डिल्यूशन लॉ होता है मतलब इफ ए सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड बाय एडिंग सॉल्वेंट, अगर उसमें हम लोग सॉल्वेंट डाल रहे हैं ना, तो सॉल्वेंट कितना भी डाले उसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले से जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट और डालने के बाद भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट शॉर्ट हो है, मान लो चीनी और हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, अगर शॉर्ट हो नंबर ऑफ मोल डाल दिए हैं चीनी का, पानी में घोल दिए हैं, तो उसके बाद तुम एक्स्ट्रा अगर ऊपर से पानी मिला रहे हो तो उतना चीनी तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो नहीं बढ़ेगा, है ना। और जो 100 को था 100 को ही रहेगा, यही चीज यहाँ पर बता रहा है। इस सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड, डिल्यूटेड मतलब कि अगर उसमें पानी और डाला जा रहा है या फिर सॉल्वेंट और डाला जा रहा है, देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट, सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो घटेगा या फिर बढ़ेगा नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। इसको मैं m1v1 तुम्हारा नंबर ऑफ सॉल्यूट ही आ जाएगा, ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। m1v1 अगर करोगे ना, देखो m कैसे हम लोग निकालते थे, इसके ऊपर था ना, ये वाला है। m निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे फार्मूला, नीचे वॉल्यूम रहा करता था, ये वाला वॉल्यूम था, है ना, नीचे में वॉल्यूम। तो यहाँ से m1 अगर v1 m1 इंटू v1 ले रहे हैं, ये तुम्हारा मोल ऑफ सॉल्यूट है ना। अब यहाँ पर ले रहे हो इसको, अगर m1 कंसीडर कर रहे हो तो m1 इंटू v1, m1 तो a वाला हो गया पूरा, इसमें v से मल्टीप्लाई किया तो v भी कैंसिल, है ना। m1 v1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना m1 में, और m1 में ऑलरेडी नीचे वॉल्यूम तो कैंसिल, तो क्या मोल ऑफ सॉल्यूट बच गया ना, मतलब m1 और v1 हम लोग को क्या आ रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट ही आ रहा है। अब थोड़ा सा और पानी डाल दिए, तो a वाला वॉल्यूम बढ़ गया, m2 भी चेंज हो गया वॉल्यूम बढ़ने से, और फिर हम लोग उसी v2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर यही वाला बच जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से अगर इस फार्मूला का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालें तो ए हम लोग का आ जाएगा m इंटू वी, ठीक है। अब पहला में हम लोग n1 ले रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट, ए हमारा m1 इंटू v1, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस में हम लोग निकाल रहे हैं n2 में हम लोग ले रहे हैं m2 इंटू v2। लेकिन यहाँ पर n2 चेंज क्यों नहीं हुआ, चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग v2 लिए ना, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिए, तो वही v2 फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। m2 ले रहे हो मतलब इसी में ना वॉल्यूम बढ़ा करके, सॉल्यूट तो तुम चेंज नहीं किए हो, तुम सिर्फ इसको बढ़ा दिए और फिर जो जितना बढ़ा है उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर v भी कैंसिल होकर के वही तो नंबर ऑफ मोल रह गया। तो दोनों केस में n1 और n2 क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं किए हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा था m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा आगे तो फिर हम लोग देखेंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पीडीएफ में तो इतना ही था, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग का वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें हम लोग सीख रहे थे कि किस किस तरह से कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो 7-8 तरीका पढ़े उसको काउंट करने का। अब हम लोग को आगे वेपर प्रेशर, हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग में ही, इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, हम लोग कंसंट्रेट करेंगे लिक्विड फॉर्मूला, सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो अभी भी हम लोग लिक्विड पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, अभी भी हम लोग लिक्विड पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब बात आ रहा है वेपर प्रेशर का ना, तो वेपर सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में ही होता है ना। लिक्विड को अगर गर्म करेंगे, एक बंद कंटेनर ले लो, उसके बाद लिक्विड को गर्म करो तो उससे वेपर बनेगा, और उस वेपर प्लस लिक्विड दोनों का प्रेशर ऊपर जो बर्तन रखा हुआ है उस पर देखने को मिलेगा। अब इसमें हम लोग को ये जानना है ना कि वेपर प्रेशर किस तरह से चेंज होगा। अगर हम लोग दो सॉलिड और सॉल्वेंट दो चीज ले रहे हैं ना, दोनों अगर लिक्विड ले रहे हैं, दोनों को एक साथ मिक्स कर दे रहे हैं, तो जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पर दो चीज देखेंगे, एक तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन रहे, एक तो लिक्विड रहेगा ही, एक लिक्विड प्लस लिक्विड, मतलब दो तो हम लोग मिक्सचर ले रहे हैं, ठीक है। दोनों का दोनों लिक्विड ले रहे हैं, दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा। मान लो एक तो हम लोग पानी ले लिए और एक तो अल्कोहल ले लिए, दोनों लिक्विड है, दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है या फिर घटता है। दूसरा हम लोग लेंगे, एक लिक्विड लेंगे
एक सॉल्यूट लेंगे जो नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब इसका कोई अपना वेपर नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं पिघलेगा, इसका वेपर नहीं बनेगा। तो उस केस में लिक्विड बस नॉन वोलेटाइल देंगे। हाँ, जैसे चीनी मान लो, सॉलिड भी ले सकते हैं। सॉलिड दे सकते हैं, चीनी मान लो उसमें ले लिए, तो चीनी तो हालांकि चीनी भी वोलेटाइल होता है ना, मतलब ऐसा ही कुछ ले लेंगे जो मतलब लिक्विड फॉर्म में है तो उस फॉर्म में ही रहेगा, वेपर नहीं बनेगा गर्म करने से, वैसा कोई चीज़ हम लोग ले सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा चीज़ ले सकते हैं सॉलिड भी, जो मतलब पिघलेगा नहीं, है ना। चीनी फिर भी गर्म करने में पिघल जाता है, उसमें कुछ पानी का मात्रा होता है ना। सैंड ले ले, सैंड लेंगे तो फिर पिघलेगा नहीं वो तो, लेकिन सैंड लेंगे ना तो ये नहीं बनेगा होमोजीनियस। हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इसमें हम लोग जो कुछ पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले, जो सब जगह एक समान हो। सैंड लेंगे तो फिर एक जैसा वो बनेगा नहीं, वो सारा नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है, अभी देखेंगे हम लोग, आगे एग्जाम्पल होगा। तो इन दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देख लो, वेपर प्रेशर का डिफिनेशन क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर exerted by the vapor, वेपर जो प्रेशर exert करेगा इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड, लिक्विड के साथ, ठीक है। लिक्विड का भी अपना प्रेशर रहेगा, वेपर का भी अपना प्रेशर रहेगा, दोनों मिलकर के जो प्रेशर exert करेंगे ना किसी डिस्क्रीट टेम्परेचर पर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे, है ना। लिक्विड के साथ जो तुम्हारा वेपर है, दोनों मिलकर के जो प्रेशर exert करेगा उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। Equilibrium is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid. Equilibrium मतलब वेपर और लिक्विड दोनों का मिक्स एक साथ मिला करके। इक्विलिब्रियम मतलब हाँ, मतलब एक फिक्स है, मतलब ये नहीं कि बाहर से और हम लिक्विड उसमें मिला रहे हैं, बाहर से लिक्विड नहीं मिलाएंगे, वो फिक्स है, बंद कंटेनर है, बंद कंटेनर के अंदर हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं, उस केस का बात हो रहा है। वेपर प्रेशर ये सेम आ गया है ना। तो इसमें हम लोग देखो क्या पढ़ने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ। रॉल्स का एक रूल है वो इसमें हम लोग करेंगे। रॉल्स लॉ क्या बताता है, यहाँ पे रॉल्स लॉ देखो बताता है ना कि जो वेपर प्रेशर होगा ना, जैसे मान लो कि एक पॉट है, ठीक है, इसमें हम लोग भर दें कोई एक चीज, तो उसका जो मॉलिक्यूल होगा एक सरफेस पर इस तरह से होगा ना। अब गर्म करेंगे तो ऊपर में जो प्रेशर लगने वाला है ना, वो सिर्फ इसकी वजह से लगने वाला है। हाँ, बता रहे हैं, ये वाला समझ लो ना, तो उसके बाद वो सब क्लियर हो जाएगा। एक तो और लो, तुम्हारा यहाँ पर एक दूसरा बर्तन ले लिए और इसमें हम लोग दो मिक्सचर ले लिए, ठीक है, दोनों सॉल्वेंट है, तो एक का इस तरह से रहेगा मॉलिक्यूल, और जो खाली जगह बचा ना वहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, है ना, जो मिक्स किए हैं उसका इस तरह से रहेगा। 50-50 मिक्स करेंगे तो मान लो ऐसे रहेगा, हो सकता है पानी ज्यादा डाले तो ऊपर पानी का ज्यादा मॉलिक्यूल हो और दूसरा चीज का कम हो, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने बताया था ना कि यहाँ पर जो वेपर का प्रेशर बनेगा ना मिक्स करने के बाद, वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मिक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब एक मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग पिछला क्लास में निकाले थे NaCl का मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या लिए थे, ऊपर में NaCl लिए थे, तो नीचे में NaCl और प्लस वाटर लिए थे ना, दो चीज लिए थे। अगर हम लोग यहीं पर उसका निकाले तो पानी का निकाले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ तुम्हारा क्या था, NaCl था ना, ऐसे करके निकाले थे दोनों का मोल फ्रैक्शन। इन दोनों को एक बार जोड़ करके देखो कितना आता है, वाटर का और तुम्हारा जो NaCl था उसका कितना आ जाएगा, नीचे जोड़ोगे तो एलसीएम तो सेम रहेगा, ऊपर वाला सिंपली ऐड हो जाएगा। हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिए तो हुआ Na बटा Na प्लस NB, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल, इसको मोल फ्रैक्शन को कुछ और टर्म से कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अब हम लोग निकालना चाहते हैं बी का, तो NB बटा Na प्लस NB होगा ना,
Yes, sir. इन दोनों को ऐड कर दो। LCM तो same. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एलसीएम Na प्लस Nb, ऊपर में क्या रहेगा Na और प्लस Nb, कितना आ रहा है टोटल 1 आ रहा है। हाँ, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हम लोग दो चीज डालेंगे ना तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1 होगा। Same या तो same भी हो सकता है. सेम नहीं, जैसे अगर मान लो का एक का x है ना, या फिर एक का अगर 0.25 है ना मोल फ्रैक्शन, तो दूसरा का 0.75 होगा, ऐसे होगा ना। तो अगर पानी चीनी, अगर पानी ज्यादा डालते हो, अगर पानी इतना डाल रहे हो तो फिर चीनी इतना हो जाएगा। अगर एक का मोल फ्रैक्शन x से रहा तो दूसरा का कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स है ना, और दोनों जोड़ करके 1 आ जा रहा है। तो ये एक तो कंसेप्ट ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना वो टोटल 1 के इक्वल होता है। जब हम लोग दो सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसका यूज होगा यहाँ पर। अब इन्होंने बताया था ना कि ये जो वेपर प्रेशर बनेगा, दो चीज को एक में मिलाएंगे तो वहां पर एक बड़ा लेते हैं एक छोटा लेते हैं। तब वेपर प्रेशर ये फर्स्ट ले रहे हैं और ये सेकंड ले रहे हैं। तो फर्स्ट का जो वेपर प्रेशर होगा ना P1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 है ना इनटू इसका अपना प्रेशर P0, वाटर का 1 जो भी मानो, अगर वाटर मान रहे हैं तो फिर वाटर का। तो इस मिक्सचर में वाटर के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू इसका ओरिजिनल प्रेशर। प्रेशर से गिवन होना चाहिए. हाँ, ओरिजिनल प्रेशर दिया हुआ रहेगा वाटर का, या फिर जो भी देगा मिक्सर में डालने के लिए। दूसरा वाला का जो होगा P2 का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H2 इंटू P0, ओरिजिनल दो वाला का ओरिजिनल और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अब एक बार पढ़ो इस स्टेटमेंट को क्या बोल रहे हैं। रॉल्स लॉ स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हमारा ये पहला कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया ना, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। ये x1 मोल फ्रैक्शन है, x2 है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल अगर दे रहे हो ना ये P0 मत दो, ऐसे करो, कांस्टेंट जैसे सब कर देंगे. ऐसे कर देंगे मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1। जब इक्वल साइन देंगे ना तब वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। P1 इक्वल लिखेंगे ना तो x1 इंटू ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आओ देखो ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, जब इक्वल साइन देंगे ना तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ वो तो कांस्टेंट. इसी तरह से P2 जब हम लोग इक्वल लिखेंगे ना तो x2 इंटू P0, अब फिर क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा है ना P1 प्लस P2 टोटल वेपर प्रेशर। चलो ये डिफिनेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कर दे रहे हैं, क्लास रहता है 4 बजे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा पहले आ जाया करेंगे। ये वाला ऐसे यहाँ पर P टोटल दिया हुआ था, ठीक है ना, x1 P1 और x2 P2। P1 वही निकाले थे हम लोग ना, हाँ रॉल्स लॉ का ही है। पानी आ गया। रुक जाओ तुम थोड़ा देर भी बैठो, भैया का हो जाएगा फिर तुम पढ़ना। यहाँ पर देखो P1 और P2 हम लोग को निकालना था। P1 हम लोग वही निकाले थे x1 इंटू P1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 इंटू P1 का जो ओरिजिनल प्रेशर है, x2 भी वैसे ही। फिर यहाँ पर x1 को हम लोग बताया ना कि मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 1 माइनस x2, क्योंकि x1 प्लस x2 1 आया था हम लोग का, x2 इंटू P2। अब यहाँ पर P1 कॉमन देखो, इस तरह से हम लोग टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। हाँ एक ग्राफ भी बता देना, उसी का ग्राफ है। हाँ ग्राफ तुमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ग्राफ वही चीज बता रहा है जो यहाँ पर किया है ना। यहाँ पर देखो क्या बता रहा है। अच्छा 1 मार्क्स में 1 मार्क्स का हम जब तुम लोग का टेस्ट करवाएंगे ना उसमें देख लेना 1 मार्क्स में इससे रिलेटेड कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे है बहुत सिंपल, तो ऐसे सिंपल यहाँ पर देखो एक सिंपल यही बता रहा है
कि हमारा जो वेपर प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा पी नॉट बी के, है ना। जैसे जैसे पी नॉट बी बढ़ेगा ना, और साथ में एक्स बी के, एक्स बी जो तुम्हारा है इधर किधर बढ़ रहा है, प्रेशर इधर बढ़ रहा है कि सिर्फ इधर बढ़ रहा है? प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं ना। देखो यहाँ पर, प्रेशर इधर बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर दोनों सोल्यूशन दिए हैं ना, यहाँ पर में पहला सोल्यूशन पूरा भरा हुआ है। जैसे पानी और चीनी का अगर हम एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल पानी चीनी तो लेना नहीं है, दो लिक्विड, या फिर चलो अल्कोहल और पानी का ले लिए, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा पानी है और अल्कोहल यहाँ पर 0 है, तो सिर्फ पानी का जो ओरिजिनल प्रेशर होगा ना वो होगा इतना। अल्कोहल का जो 0 अब देखो तुम्हारा ये वाला पानी एज्यूम किए थे ना, जो अल्कोहल इसको अल्कोहल किए थे, चलो ये अल्कोहल हो गया। और एक्स एक जो हमने वाटर देखो एक्स भी अल्कोहल है, अब क्या हो रहा है, अल्कोहल का अभी क्या है, प्रेशर बिल्कुल 0 खत्म है अभी, क्योंकि अल्कोहल है भी नहीं, थोड़ा 0 है ना। अब देखो एक्स बी का वैल्यू इधर जैसे जैसे जाएंगे ना बढ़ेगा, मतलब कि अल्कोहल हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो अल्कोहल बढ़ा रहे हैं तो अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देगा। यहाँ पर और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ा, अब यहाँ पर आकर के सिर्फ अल्कोहल ही हो गया, तो अल्कोहल का पूरा पार्शियल प्रेशर अपना पीक पर आ गया। अब पानी का देखो, पानी यहाँ पर तुम्हारा पानी हम लोग किसको लिए हैं, x1 को लिए है ना। अब x1 ये वाला हम लोग का वाटर है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर था, वाटर का प्रेशर देखो यहाँ पर काफी हाई है और इसका एकदम कम है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 1 का वैल्यू घट रहा है, घटते घटते यहाँ 0 आ गया, इसका प्रेशर देखो घटना शुरू हुआ, घटते घटते आकर के यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर पानी है ही नहीं, तो उसका प्रेशर क्या रहेगा, है ना। तो ये अकेला अकेला दोनों का हो गया पर्सनल। अब इन दोनों को अगर तुम ऐड कर दोगे ना, इन दोनों का ऐड करोगे, ये तुम्हारा टोटल मिलेगा दोनों का, सब जगह ऐड कर दो। PT = PA + PB। हाँ, ये सब इंडिविजुअल को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला मेरा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा दोनों का मिला कर। हाँ, दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करके ये वाला दिखाया है।